आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात जब मुझे किसी जरूरी काम के चलते शहर जाना पड़ा तो मुझे पता नहीं था कि वापसी में इतनी रात हो जाएगी और ऊपर से इतनी तेज बारिश। चलते चलते मेरी नज़र रोड के किनारे चाय की टपरी पर गई। मैंने सोचा क्यों न इस बारिश में गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठा लिया जाए। बारिश के साथ ही साथ बह रही तेज हवा सब कुछ तबाह कर देने पर उतर चुकी थी। अभी मैं चाय की चुस्की ले ही रहा था कि मेरी ही तरह चाय पी रहे एक शख्स ने कहा, 40 सालों के बाद हो रही है ऐसी तूफानी बारिश। खंबे का तार वार सब कुछ टूट गया है। अभी 2 दिन तक ऐसे ही चलेगा। उस कस्टमर की बात सुनकर चाय वाले ने बोला, आपको ये सब पता कहाँ से चलता है? तो इस पर वो आदमी बोला, समाचार से। टीवी में नहीं देखते हो क्या तुम? उन लोगों की बात सुनकर मैं थोड़ा परेशान होने लगा था क्योंकि मेरा घर यानी मिराजपुर गांव यहाँ से काफ़ी दूर था, लगभग 6 किलोमीटर। हालांकि मेरे पास छतरी थी मगर इन तूफानी हवाओं के बीच वो भी कुछ काम नहीं आएगा। यही सोचकर मैं निराश मन से वहीं बैठ गया। बारिश थमना तो दूर धीमी होने का भी नाम नहीं ले रही थी। ना तो कोई ऑटो रिक्शा दिख रहा था और ना ही कोई प्राइवेट गाड़ी जिससे मैं लिफ्ट मांग सकूं। जैसे इस दुनिया में हम 3 लोगों के अलावा कोई रहता ही ना हो। बैठे बैठे 9 से 10 बजा और 10 से 11, मगर बारिश ज्यों की त्यों ही पड़ती रही। मगर मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठा रहता? आखिर घर में बीवी बच्चे भी अकेले हैं। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और छाता खोलकर अभी दुकान से निकल ही रहा था कि उस चाय वाले ने बोला, अरे साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए, ऐसे मौसम में जाना ठीक नहीं है। मेरी दुकान रात भर खुली रहती है, आप यहीं रुक सकते हैं रात भर। जिस पर मैंने उस चाय वाले को आभार जताते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कैसे न कैसे तो चला ही जाऊंगा। और इतना कहकर मैं वहाँ से निकल गया। दुकान से बाहर निकलकर मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा कि एक तेज हवा के झोंके से मेरा छाता उल्टा हो गया। खैर, मैंने किसी तरह से छतरी को सीधा किया और आगे बढ़ने लगा। जैसा कि चाय की दुकान पर उस कस्टमर ने बताया था कि खंबे के तार टूट गए हैं, ठीक वैसा ही अभी तक रास्ते पर एक भी लाइट नहीं दिखी थी। तेज तूफानी हवाओं से लड़ते हुए मैं आगे बढ़े जा रहा था। मन ही मन ये ख्याल भी आ रहा था कि कहीं मैंने बाहर निकलकर कोई गलती तो नहीं कर दी। रास्ते पर दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ बारिश और तेज हवाओं की आवाज़ ही उस रास्ते की खामोशी को तोड़ रही थी। वरना वो रास्ता इतना सुनसान था कि शायद दिल की धड़कनें तक सुनाई देती। लगातार हो रही बारिश के कारण रास्ते पर घुटनों के नीचे तक पानी जम गया था। मुझे यही डर था कि कहीं मैं किसी नाले में ना गिर जाऊं, मगर मेरी किस्मत को ये गवारा नहीं था। अचानक ही मेरा पैर फिसला और मैं कमर तक पानी में उतर गया। अंदाजे से तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी छोटे से नाले में गिर गया हूँ। खुद को इस मुसीबत में पाकर मेरी आंखों से आंसू छलक गया। मैं पछताने लगा कि काश मैंने उस चाय वाले की बात मान ली होती तो आज मैं इस मुसीबत में ना पड़ता। खैर, जैसे तैसे मैं उस नाले से बाहर निकला और इसी खींचातानी के बीच मेरा एक पैर किसी धारदार चीज से लगकर छिल गया। खैर, मैं जैसे तैसे लंगड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। मेरा आधा शरीर भीग चुका था जिस वजह से अब मुझे ठंड लगने लगी।
अब किसी मुसीबत में ना पड़ूं, भगवान से यही मनाकर अभी मैं थोड़ा आगे चला ही था कि मुझे रास्ते के एक किनारे थोड़ी ऊंची जगह पर एक बंद दुकान दिखी, जिसके बाहर का शेड काफी बड़ा और निकला हुआ था। इसका मतलब कि मैं वहां रुक सकता हूँ। लिहाजा मैं लंगड़ाते हुए उस बंद दुकान तक पहुंचा और वहीं शेड के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया। एक तो मैं भींगा हुआ, ऊपर से तेज चल रही ठंडी हवा जले पर नमक का काम कर रही थी। खैर मैं उन भीगे कपड़ों में ही उस चबूतरे पर लेट गया। पहले बहुत देर तक तो मुझे नींद नहीं आई, मगर जब आई तो मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। फिर जब मेरी नींद टूटने को हुई तो कोई मेरे कानों में गुदगुदी कर रहा था। तो पहले तो कुछ देर तक मैंने आंख खोलना जरूरी नहीं समझा, मगर जब मुझे ये एहसास हुआ कि अब मेरा सर चबूतरे पर नहीं बल्कि किसी के गोद में है, तो मैंने झट से अपनी आंखें खोली तो सामने का नज़ारा मेरे होश उड़ा गया, क्योंकि ठीक मेरे सर के ऊपर एक औरत का चेहरा था। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। मैं एक झटके से उठा और वहां से रोड की ओर भागने लगा। अभी मैं रोड पर आया ही था कि तभी मुझ पर किसी गाड़ी की रोशनी पड़ी। मैंने उस रोशनी के जरिए की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि एक ऑटो रिक्शा मेरी ओर ही चली आ रही है। उस रिक्शा को देखकर मेरी जान में जान आई। मैं जोर जोर से हाथ दिखाकर उस रिक्शा को रुकवाने लगा। फिर जब वो रिक्शा ठीक मेरे पास आकर रुकी तो मैं फट से उस रिक्शा में बैठ गया, जिस पर रिक्शा चला रहे ड्राइवर ने कहा, अरे अरे पर जाना कहाँ है, बताओ तब ना। जिस पर मैंने कहा, मिराजपुर गांव चलो, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। मुझसे ये सुनकर रिक्शा वाले ने गाड़ी बढ़ाते हुए कहा, देखो भैया, मिराजपुर गांव का 150 रुपया लगेगा। जिस पर मैं बोला, सब चलेगा, बस तुम चलो। मैं बहुत डरा हुआ था। मेरे जहन में अभी भी उस औरत का ही चेहरा घूम रहा था। जहां कुछ देर पहले तक मैं ठंड से कांप रहा था, तो वहीं अब मेरा पसीना निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। मुझे इस तरह घबराया हुआ देख ऑटो ड्राइवर ने पूछा, क्या बात है साहब, आप बहुत डरे हुए लग रहे हैं। इस पर मैंने उस ऑटो ड्राइवर को सब कुछ खुलकर बता दिया। मेरी पूरी बात सुनकर कुछ देर के लिए तो उस ऑटो वाले ने चुप्पी साध ली और फिर बोला, साहब वो औरत एक चुड़ैल थी। दरअसल आज से कुछ साल पहले वो औरत और उसका पति, जो कि एक ऑटो ड्राइवर था, वो लोग एक रात इसी रास्ते से अपनी ऑटो में बैठकर कहीं जा रहे थे, मगर तभी रास्ते में कुछ गुंडों ने मिलकर उनकी ऑटो रुकवा दी और उनसे मारपीट करके उन्हें लूट लिया। और यहाँ तक ही नहीं, बल्कि उस औरत के साथ गलत काम भी किया। फिर उन दोनों को जान से मारकर सामने पुल से नदी में फेंक दिया। ये सब सुनकर मैंने डरते डरते उस आदमी से पूछा, पर तुमको इतना सब कैसे मालूम है? जिस पर उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, क्योंकि उस औरत का पति मैं ही था ना साहब, अपने बगल में देखिए। उस ऑटो ड्राइवर से ये सुनकर मैं डरते डरते बगल की ओर पलटा तो डर से मेरी आंखें फूलकर चौड़ी हो गईं, क्योंकि ठीक मेरे बगल में वही औरत बैठी हुई थी जिससे अभी तक मैं भाग रहा था। इतने में ही उस ऑटो ड्राइवर ने भी एकदम से अपना चेहरा पूरा मेरी ओर घुमा लिया। उन दोनों के बीच खुद को अकेला पाकर मैं बहुत ज़्यादा सहम गया। डर और घबराहट मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं ऑटो में बैठे बैठे ही बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत से लोगों के बीच घिरा हुआ था। मैंने उन लोगों से कल रात की पूरी घटना का जिक्र किया तो मेरी बात सुनकर उन सभी ने भी हामी भरी।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। प्लेटफॉर्म की सीट पर बैठा मैं बस अपनी निगाहें डिस्प्ले की ओर घुमाए जा रहा था, जहां अभी तक मेरे ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। दरअसल मैं करीब 6 सालों के बाद अपने नानी के घर जा रहा हूँ, जहां मुझे छुट्टियां बिताना काफी अच्छा लगता है। खैर, ट्रेन नहीं आने पर मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है। तो मैं चुपचाप वापस से अपनी सीट पर आकर बैठ गया। तकरीबन आधा घंटा इंतजार करने पर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। मैं भी ट्रेन में एक विंडो वाली सीट पकड़कर बैठ गया और ट्रेन ठीक सुबह के 11 बजे खुल गई। अगर ट्रेन और लेट ना करे तो मैं ठीक 2 बजे तक नानी घर के स्टेशन पर उतर जाऊंगा। और ठीक वैसा ही हुआ। मैं 2 बजे तक उस स्टेशन पर उतर गया और रिक्शा करके नानी के घर आ गया, जहां सभी से मिलकर मुझे काफी खुशी हुई, खासकर अपने मामा से मिलकर। मैं अपने मामा के काफी करीब था। अभी मैं और मामा बातें कर ही रहे थे कि तभी मामा ने कहा, विपुल, आज रात को मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तो तू भी चलेगा मेरे साथ? इस पर मैंने बिना सोचे समझे ही मामा को हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे भी मामा के साथ मछली पकड़ने में काफी अच्छा लगता था। दरअसल मेरे मामा नाव लेकर नदी में घूम घूम कर मछली पकड़ा करते थे और सुबह होते ही उन मछलियों को बाजार में बेच आते। खैर, दोपहर का खाना पीना खाने के बाद हमने थोड़ा आराम किया और अंधेरा होते ही रात का खाना लेकर नदी के पास आ गए, जहां मामा ने मुझसे कहा, विपुल, तू नाव में बैठ, मैं रस्सी खोल कर आता हूँ। मामा की बात सुनकर मैं नाव में चढ़कर बैठ गया और मामा भी रस्सी खोलकर नाव में आ गए। हमारा नाव काफी छोटा था, जिसमें बस 2 लोग ही आराम से बैठ या सो सकते थे। मामा नाव को चप्पू के सहारे चलाए जा रहे थे। चलते चलते हम घाट से काफी दूर आ गए थे, मगर अभी तक हमें एक भी मछली नहीं मिली थी। जिस पर मामा ने कहा, लगता है कोई नाव अभी अभी मछली पकड़ कर गया यहाँ से, इसलिए मछली नहीं मिल रही। जिस पर मैंने कहा, तो क्या करें मामा अब? इस पर मामा ने कहा, हम लोग नाव को अभी किनारे पर लगा देते हैं और सो जाते हैं, फिर आधी रात को उठकर मछली पकड़ेंगे। ये तो सच बात थी कि मछलियां आधी रात को ही ज्यादा मिलती हैं। मामा ने नाव को किनारे ले आए और नदी के किनारे एक पेड़ से बांध दिया। वो जगह जहां अभी हम थे वो पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था। रह रहकर जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी उस जगह से। देखने से तो वो जगह काफी डरावनी मालूम पड़ रही थी। जिस पर मैंने मामा से कहा, मामा, कुछ अजीब नहीं लग रहा है यहाँ? जिस पर मामा ने कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी मैंने पूछा, मामा, आप तो रात रात भर नदी में घूमते रहते हैं ना, आपने कभी भूत वूत देखा है? जिस पर मामा ने कहा, नदी में नहीं मगर देखा है। इतना सुनने के बाद मैं अब कहाँ चुप रहने वाला था। जिस पर मैंने मामा से कहा, आपने कहाँ देखा है और कब देखा है? इस पर मामा ने बताना शुरू किया। दरअसल आज से करीबन 4 साल पहले की बात होगी। उस दिन भी मैं शाम को ही मछली पकड़ने घर से निकल आया था, मगर उस शाम मुझे काफी सारी मछलियां मिल रही थी और ठीक रात के 10 बजे तक मैंने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली। गर्मी का मौसम होने के कारण मैंने तय किया कि जल्दी ही जाकर इन मछलियों को बाजार के दुकानदारों को बेच आता हूँ। ये तय करने के बाद है मैं अपने घर आ गया
और अपनी साइकिल पर सारे मछलियों को लेकर निकल गया। उस समय हमारे गांव में बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए पूरा रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। सन्नाटा इस कदर पूरे रास्ते पर फैला हुआ था कि रात कीड़ों की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। रास्ते पर आदमी तो दूर, कोई कुत्ता तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी साइकिल भारी होने लगी और मैं अब 2 आदमियों का भार साइकिल पर महसूस करने लगा। मगर ऐसे कैसे हो सकता था? मैं तो अकेला ही जा रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे की ओर से कुछ चबाने की आवाजें आने लगी। मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल ठीक मेरे पीछे एक औरत बैठी हुई थी जिसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी और वो औरत मेरे थैले में से मछलियों को निकालकर चबाई जा रही थी। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे, जिस कारण साइकिल से मेरा डिसबैलेंस हो गया और मैं वहीं गिर गया। साइकिल से गिरते ही वो औरत हवा में उड़ने लगी और मेरे मछली से भरे थैले को लेकर जंगल के भीतर चली गई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस औरत के पीछे जा सकूं, लिहाजा मैंने अपना साइकिल उठाया और काफी तेजी से घर की तरफ भागने लगा। उस दिन शायद मछलियों की वजह से ही मेरी जान बच गई, वरना उस रात वो औरत मुझे चबाती। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि वो एक पिशाचनी थी जो उस रास्ते के एक बड़े से इमली के पेड़ पर रहती है। मामा जी की आप बीती खत्म होते ही हमने रात का खाना खा लिया और नाव पर ही लेट गए। लेटते ही मामा जी के खर्राटों की आवाज ने मेरे कानों में दस्तक दिया। मैं भी अपने आप को काफी अकेला महसूस करके सोने की कोशिश करने लगा और देखते ही देखते मेरी पलकें भारी होने लगी और नींद ने मुझे भी अपने आगोश में ले लिया। फिर काफी तेज आवाज से मेरी आंख खुली तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए। दरअसल ठीक हमसे कुछ ही दूरी पर एक पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ के ऊपर एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा हुआ था जिसका सिर उसके धड़ से अलग उसके हाथों में था। वो कटा हुआ सर बस मुझे ही देखकर जोर जोर से हंसे जा रहा था। अभी मैं डर के मारे कांप ही रहा था कि तभी वो शैतान चलकर हमारे नाव के पास आया और हमें करीब से देखने लगा। मैं किसी लाश की तरह चुपचाप नाव पर ही लेटा हुआ था। काफी देर नाव के पास खड़े रहने के बाद वो शैतान वापस से उस पेड़ पर जाकर बैठ गया और एक टक हमें घूरने लगा कि तभी सारी बातों से अचानक मामा जी उठकर बैठ गए। उन्हें देखकर वो शैतान वापस से हमारे पास आ गया और मामा जी का गला पकड़कर नाव से खींचकर ले जाने लगा। ये देखकर मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं कि तभी मामा ने चिल्लाकर कहा, विपुल, नाव के अंदर एक पोटली में भभूत है, उस भभूत को इस शैतान के ऊपर छिड़क। मामा की इस बात को सुनकर मैं भागकर नाव के पास गया और पोटली ढूंढने लगा। वो शैतान मामा जी के गले को इतनी तेजी से दबा रहा था कि मामा जी पूरी तरह से छटपटाने लगे थे कि तभी मुझे वो पोटली मिल गई। मैंने झट से उस पोटली को खोला और उसमें से भभूत निकालकर उस शैतान के ऊपर छिड़क दिया, जिससे वो शैतान हवा में धुआं हो गया। हमने भागकर नाव की रस्सी खोली और नाव लेकर अपने घाट पर आ गए। सुबह हमें पता चला कि वो आदमी एक राक्षस था जो आए दिन रात के वक्त दिख जाया करता है और मौका मिलने पर लोगों को मार देता है। गांव के कई मछुआरों को उस शैतान ने अपना शिकार बना लिया है। उस रात तो हमारी जान बच गई, लेकिन मैं और मामा जी अभी भी उस हादसे को याद करके
सहम जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।